हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हम चैप्टर 9 के सेक्शन 132 और 135 को इसमें कवर करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ टाइम बचेगा तो कुछ और सेक्शंस को भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 132 से स्टार्ट करते हैं। 132 कहता है, ये हम चार्ट से पढ़ेंगे क्योंकि इसके नोट्स मैंने अलग से नहीं लिखे हैं, चार्ट ही है, इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें से आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। आप इसको अपने भी खुद के बना लीजिए और उसमें आपको नोट चिपका लीजिए अपने टेबल डेस्क स्टडी टेबल पे, तो आपको इससे रिवाइज करने में बहुत इजी रहेगा। तो सेक्शन 132 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएफआरए। एनएफआरए क्या होता है? नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है, यानी कि आईसीआई से ऊपर एक अथॉरिटी आती है जो ऑडिटर्स की जांच करती है कि ऑडिटर्स जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं, या वो कोई फ्रॉड के चक्कर में तो नहीं है, किसी और कारण से गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम इसमें जानते हैं कि एनएफआरए क्या क्यों बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। तो एनएफआरए कॉन्स्टिट्यूट सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है। इसके फंक्शंस क्या है? रिकमेंडेड एएएस यानी कि ऑडिटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। एएएस यानी कि ऑडिटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मॉनिटर एंड इन्फोर्स कंप्लायंस एएसी। ऑडिटेड अकाउंटिंग एसी नहीं, ए सी नहीं हो गई, ए एस सी है। ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने में मदद करता है कि मतलब कि जो हमने ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तैयार किए हैं वो सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। वो मतलब कि लोग उसका कोई वो तो नहीं कर रहे, उस हर कंपनी उसको सही से इन्फोर्स तो कर रही है ना। इसको मॉनिटर एंड इन्फोर्स एस ऑडिटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद ओवरसीज क्वालिटी ऑफ सर्विस को QoS है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्वालिटी ऑफ सर्विस। इसके कीवर्ड्स में लिख के दे दूंगा, आप उसको याद कर सकते हैं। एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट के लिए भी सजेस्ट करती है। अदर फंक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड, या और भी कोई फंक्शन होगी वो जो भी प्रिस्क्राइब करेगा रूल उसके हिसाब से। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाएंगे उस एनएफआरए का, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है तो उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? सबसे पहले उसमें एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है, और एक मेंबर्स होते हैं। मैक्सिमम 15 मेंबर्स होते हैं, 15 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। तो मैक्सिमम 15 मेंबर्स फुल टाइम और पार्ट टाइम, और उस मतलब फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, या तो वो पूरे दिन कंपनी में रहेंगे या तो काम करने के लिए आएंगे, यानी कि इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स पे आएंगे, तो वो पार्ट टाइम या फुल टाइम होता है। अब इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? कोई MCA का मेंबर है वो आ सकता है इसके अंदर, RBI से भी, ICI या कोई भी एक्सपर्ट है वो इस NFRA का जो फाइनेंशियल लॉ ऑडिटिंग इन सब का एक्सपर्ट है वो NFRA का मेंबर हो सकता है। NFRA कैन बी चेयरपर्सन और मेंबर कैसे डिक्लेयर होगा? डिक्लेरेशन उसे देना पड़ेगा नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस यानी पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रखा है अभी तक उसने किसी भी चीज़ का, यानी कि उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा हुआ, हर चीज़ पे वो बिल्कुल सही माना गया है, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है। और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंस है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। कि इंडिपेंडेंस यहाँ नहीं कि किसी रिलेटिव या किसी उससे, मतलब NFRA में आने के लिए आपको रिपोर्ट देनी होगी कि आप किसी पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेंगे। आपके सामने जो भी अगर कोई फ्रॉड आएगा, कोई गलत चीज़ आएगी, को आप उसका सीधा विरोध करेंगे, यानी कि ये नहीं कि आपके जानने वाले हैं तो आप उनके लिए सुरक्षा कर देंगे, आप बचा देंगे उन्हें, ऐसा कुछ नहीं, आपको पूरा इंडिपेंडेंस होना पड़ेगा। नॉट एसोसिएटेड विद एनी ऑडिट फर्म, किसी ऑडिट फर्म से आपको एसोसिएट नहीं रहना, यानी कि ये नहीं है कि आप किसी ऑडिट फर्म से मिले हुए हैं और NFRA में आ गए, तो जब उस ऑडिट फर्म की कोई रिपोर्ट आएगी NFRA में तो जो बंदा है मिला हुआ उनके साथ वो कहेगा ये सही है, इसको रिपोर्ट क्लियर करवा देगा, भले ही वो ऑडिट फर्म कितने भी गलत काम करती हो। तो अब जिसमें क्या है कि अभी नहीं है तो बाद में मिल जाएंगे।
तो इसमें मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा इसका कि कैसे कोई एसोसिएट नहीं रहेगा। तो जैसे मान लो ये एबीसी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड एक ऑडिट फर्म है, ठीक है। ऑडिट फर्म है ये एक एबीसी लिमिटेड, और मिस्टर डी जो है वो एनएफआरए के मेंबर है, ठीक है, एनएफआरए के मेंबर है। अब क्या करते हैं मिस्टर डी को, या इसमें जो ए बी सी पार्टनर है वो मिस्टर डी को ऑफ़र देते हैं कि आप हमारी रिपोर्ट को क्लियर करा दीजिए, आप हमारे साथ मिल जाइए और हम आपको अपनी कंपनी में, आपके जब एनएफआरए से आपको रिटायरमेंट मिल जाएगी तो उसके बाद हम आपको यहाँ पे पार्टनरशिप में शेयरिंग दे देंगे। जैसे मान लो 2:1/4 की शेयरिंग दे देंगे, यानी कि इक्वलशिप में दे देंगे, 1:1 में, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि आप एनएफआरए के मेंबर हो और जाके किसी फर्म से मिल गए और कह रहे हो कि अब वो आपकी पार्टनरशिप है, अब आगे चल के आप उसके पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन हो जाओगे और वहाँ से प्रॉफिट लोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो अब ये तो हो गया ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस का, लेकिन अब कोर्स के बाद का हो क्या, तो कोर्स के बाद अगर एबीसी लिमिटेड कहती है कि आप हमारे में पार्टनर बन जाना, ठीक है, पार्टनर बन जाना, तो उसके लिए एनएफआरए ने रूल बना रखा है, मतलब कंपनीज एक्ट रूल बना रखी है कि कोई भी मेंबर, जो भी एनएफआरए का मेंबर है, वो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जब वो मेंबर बना हुआ है एनएफआरए का कोई ऑफिशियल मेंबर है, वहाँ से लेके अगले 2 साल तक, 2 ईयर्स तक किसी भी ऑडिट फर्म का पार्टनर या उससे कोई बेनिफिट नहीं ले सकता, किसी भी तरीके का कोई एसोसिएट नहीं कर सकता, उसके साथ मिल नहीं सकता कोई, चाहे वो ऑडिट फर्म हो, कंपनी हो, जो भी हो, उनके साथ मिल के नहीं कर, कोई भी किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता जिसमें उसका फ़ायदा हो रहा हो। तो वही कहता है यहाँ पे कि नॉट एसोसिएटेड विद एनी ऑडिट फर्म के साथ नहीं होगा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि जब वो मेंबर बना हुआ है एनएफआरए का, अपॉइंटेड है उसके उसमें भी, और 2 ईयर्स आफ्टर सीजिंग, यानी कि वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद या निकलने के बाद भी वो अगले 2 साल तक किसी भी ऑडिट फर्म के साथ पार्टनरशिप में नहीं रह सकता। क्योंकि 2 साल का लिमिट इसलिए दिया है क्योंकि 2 साल के में बहुत चेंजेस हो जाते हैं। तो वो पार्टनरशिप फर्म भी क्या कहेगा, 2 साल हो गए तुझे तो निकले, अब तेरे हमें क्या काम है, तो कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं रहेगा। अब इसमें क्या होता है, अब हमने 3 चीज़ के बाद बात करेंगे। हमने यहाँ सबसे स्टार्टिंग में क्या देखा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ये 2 अलग अलग है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। और उसके बाद हमने QoS के बारे में पढ़ा था, क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी अब इसके पूरी एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं और ये किस तरीके से फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए होता है, मतलब होता सबके लिए, जितने भी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह सबके लिए। तो सबसे पहले रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। रिक्वेस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई एनएफआरए क्या कर सकता है कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है कंपनी, और कोई भी ऑडिटर उसको फॉलो करके उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है, या कुछ भी जो भी उसकी रिपोर्ट्स है, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह जो भी है सब चेक करता है। तो एनएफआरए के मेंबर्स क्या कर सकते हैं, उससे वो रिपोर्ट मंगा सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करने के लिए, कि हमें देखना कहीं आपके ऑडिटर ने कोई गड़बड़ तो नहीं, मतलब कंपनी से नहीं मंगाएगा, वो ऑडिटर से ही मंगाएगा, क्योंकि एनएफआरए कंपनी पे कुछ नहीं कर सकता लेकिन ऑडिटर्स पे कर सकता है, ऑडिटर पे उसका कंट्रोल होता है। तो उस केस में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाएगा ऑडिटर से कि वो क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी क्या रिपोर्ट्स हैं, वो सब हमें सबमिट करो। रिक्वेस्ट फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या कुछ और इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में, ऑडिटर के बारे में, ऑडिट फर्म है, ऑडिट फर्म की ऑडिटर्स होंगे, कंपनीज होंगी, तो उनके बारे में क्या होगा,
पर्सन प्रेजेंस इन ऑडिटर्स या ऑफिसर्स, यानी कि वो खुद कह सकता है, या तो जो ऑडिटर है उसको बुला सकता है अपने ऑफिस में, कहेगा तुम ऑफिस में हमें तुमसे बात करनी है तो आना पड़ेगा, या फिर ऑडिट फर्म का कोई ऊंचे पोस्ट का आदमी है तो उसे भी बुला सकता है, चेयरपर्सन वगैरह को भी ऑडिट फर्म के बुला सकता है वो अपनी पूछताछ के लिए, बातचीत के लिए, यानी कि डिस्कशन के लिए कि क्या इस स्टेटमेंट में अगर कुछ गड़बड़ है तो क्या है, उसके किस किस लिए है और क्या रीज़न है उस सब का, वो सब पूछने के लिए। पब्लिश फाइंडिंग नॉन कंप्लायंसेस, अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस होता है जो NFRA देखता है कि अगर किसी कंपनी ने कोई फ्रॉड कर रखा है और उसके ऑडिटर ने उसे छुपा रखा है, तो उस केस में क्या होगा, वो उसको अगर उसे पता चलेगा तो पब्लिकली पब्लिश कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है कि वो पब्लिकली पब्लिश कर देगा कि ये कंपनी और ये ऑडिटर फ्रॉड कर रहे थे, या इनके साथ ये इन्होंने ये फ्रॉड किया है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से गलत दिखाई है या इस तरीके से बताया है। उसके बाद NFRA यहाँ पे एक पॉइंट और है कि अनलेस नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, तब यानी कि अगर कोई ऐसी बात है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है जिसके कारण से पब्लिक मार्केट में बहुत बड़ी वैल्यू गिर सकती है, मान लो कि किसी कंपनी ने रिटर्न डाउन डेप्रिसिएशन मेथड गलत लगाया है, तब उसके कारण अगर बताया जाएगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, उसकी वजह से मार्केट में हो सकता है कि गिरावट आ जाए, कोई चेंजेस आ जाए, और उसके हिसाब से पब्लिक का बहुत सारा पैसा जाए, क्योंकि मैक्सिमम तो लिस्टेड कंपनीज का ही होता है ऑडिट। मतलब कि इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से ऑडिटर्स पे जो कंपनी NFRA है वो कर सकता है अटैक, मतलब कि अटैक करने का मतलब है कि उनको कह सकता है कि आप अपनी रिपोर्ट दिखाओ, कंपनीज के पास रिपोर्ट मांगने जा सकता है, वो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि आपको पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और उसका बहुत सारा पैसा तो पब्लिक का ही होता है, तो वो किस तरीके से होगा, मतलब कि उनका इंटरेस्ट नहीं खराब होना चाहिए, मतलब पब्लिक को कोई लॉस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो आप पब्लिश कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिकली पब्लिश करने से पब्लिक का ही लॉस होगा तो उस केस में आपको प्रोहिबिशन है, आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते। NFRA वायोलेशन फाइंडिंग ऑफ AS फर्दर इन्वेस्टिगेट, यानी कि अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायोलेशन हुआ है, किसी भी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया गया है, तो NFRA उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उसको दोबारा से नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को देगा, नई और कुछ जो भी उसके लिए मैंडेटरी है वो करेगा। उसके बाद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के कुछ पॉइंट्स है कि NFRA ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को कैसे फॉलो करवाता है, तो रिव्यू वर्किंग पेपर्स एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट, यानी कि ऑडिट से रिलेटेड जो भी वर्किंग पेपर्स होंगे वो उसको मंगाएगा। इवैल्यूएशन ऑडिटर QCS इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिटर्स, यानी कि जो ऑडिटर्स है उनकी क्वालिटी चेक करेगा, यानी क्वालिटी ऑफ उनकी सर्विस क्या है, यानी किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से, यानी QCS यानी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम क्या है उनका, मतलब कि वो किस तरीके से ऑडिट करते हैं, क्या रिपोर्ट चेक करते हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं और कितना टाइम लगाते हैं हर एक चीज़ को चेक करने में, तो वो सब वो चेक करता है। उसके बाद रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन गवर्नेंस प्रैक्टिस एंड रिस्क रिडक्शन मेजर्स, यानी कि जो भी रिपोर्ट होगी उससे रिलेटेड वो सब उसको सबमिट करना पड़ेगा NFRA को, ऑडिटर जो होगा वो सब सबमिट करेगा NFRA को, और जो भी गवर्नेंस प्रैक्टिस में है, यानी कि जो भी उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी इम्पॉर्टेंट, या कोई भी ऐसा रहेगा जिससे रिस्क हो रहा हो और उस रिस्क को कम करने के लिए NFRA सजेशन देगा। सीक पर्सनल प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर्स, यानी कि ऑडिटर को पर्सनली भी प्रेजेंट करवा सकते हैं, यानी कि बुला सकते हैं अपने ऑफिस में कि आओ हमें तुमसे कुछ बातचीत करनी है इस ऑडिट से रिलेटेड या इस कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड, आपने जिस पे साइन किया है, तो इस तरीके से वो बुला सकता है। सेम वही पब्लिश फाइंडिंग नॉन कंप्लायंस, अगर नॉन कंप्लायंस पाया जाता है तो आप उसको पब्लिकली पब्लिश कर सकते हैं, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो। लेकिन यहाँ एक पॉइंट और आता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कंपनी का मतलब वो इतना बड़ा वो लॉस फ्रॉड नहीं है, इतना बड़ी गलती नहीं है कि उसकी वजह से कोई वो लॉस
हो, लॉस हो रहा हो लेकिन उतना बड़ा ना हो रहा हो, तो अगर वो कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ है जो कंपनी ने जानबूझ के छुपाई है, तो उस केस में उसको भी नहीं दिखा सकती एनएफआरए पब्लिकली। इन्वेस्टिगेशन और टेक एक्शन इन इफ स्टैंडर्ड्स आर वायोलेटेड, यानी कि उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी एनएफआरए, और कोई एक्शन होगा रिलेवेंट तो उसे भी लेगी, और जो अगर स्टैंडर्ड्स का वायोलेशन होता है, तो किसी भी अकाउंटिंग या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का वायोलेशन होता है, तो कंपनी जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आपने वो गलती क्यों की, कहाँ की, कैसे की, यानी कंपनी की वजह से गलती हुई या ऑडिटर ने गलती की या कहाँ कुछ मिसप्रिंट था, किसी भी तरीके की गलती होगी तो पहले उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, और उसके बाद जो भी रीजनेबल डिसीजन होगा या ऑर्डर होगा या एक्शन होगा, जो भी होगा वो लेगा। तो उसके बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या कहता है कि इंस्ट्रक्ट ऑडिटर्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी कि इंस्ट्रक्ट करता है ऑडिटर्स को कि वो अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंक्रीज करें, यानी कि आप किस तरीके से ऑडिट कर रहे हैं, चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो या किसी भी तरीके का ऑडिट हो, तो आप किस तरीके से ऑडिट कर रहे हैं वो ऑडिटर्स को सर्विस देगा। मतलब उनका पहले तो चेक करेगा कि वो किस तरीके से, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक कंपनी है, उसमें एक ऑडिटर गया, स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहा है, स्टॉक की वैल्यूएशन होनी चाहिए 2 दिन में, वो 5 दिन लगा रहा है, तो जो एनएफआर है वो देखेगा कि ये 5 दिन कहाँ लगा रहा है, तो 5 दिन कहाँ कहाँ से गलतियाँ निकालेगा, उसकी किस किस लिए लगा रहा है वो बताएगा उसको, उसके इम्प्रूव्स करेगा ताकि वो 5 दिन का काम 2 दिन में कर सके, जिससे रिपोर्ट जल्दी जाएगी और जो काम है वो जल्दी जल्दी होगा। तो इंस्ट्रक्ट ऑडिटर्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी कि वो किस तरीके से काम करता है, उसकी सर्विस को जो है इंस्ट्रक्ट करेगा कि किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। स्पेसिफाई डिटेल प्लान विथ टाइम लिमिट्स, यानी कि खुद एनएफआरए खुद एक रिपोर्ट पूरी बना के देगा, मतलब कि एक टाइम पीरियड बना के देगा कि किस तरीके से आप जो है इंस्ट्रक्ट कर, मतलब कि किस तरीके से आपको वर्क करना है, ताकि और टाइम लिमिट भी बना के देगा कि आपको कितने दिन में ये वर्क ख़त्म करना है। अगर कोई 5 दिन का काम आप कर रहे हो लेकिन वो 2 दिन में ख़त्म हो सकता है, तो जो एनएफआरए है वो आपको रिपोर्ट पूरी बना के देगा कि किस तरीके से आप उसे 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑडिटर टू इम्प्लीमेंट एंड रिपोर्ट टू एनएफआरए, तो उसके बाद जो भी स्पेसिफाइड डिटेल्स दिया होगा एनएफआरए ने, कोई भी टाइम लिमिट बना के दिया होगा, वो ऑडिटर्स को उस पर अप्लाई होना है, यानी कि वो जो भी रिपोर्ट उसके पास आई है उसको यूज़ करना है, अपने उसके फॉलो करना है, और उसके बाद एनएफआरए को रिपोर्ट भी देनी है कि जो उन्होंने डिटेल्स बना के दिए थे, टाइम लिमिट बना के दिए थे, उसके हिसाब से आपको सूटेबल हुआ कि नहीं, आपको कोई दिक्कत आई कि नहीं आई, या आप जो काम हुए वो सही से सारे हो गए, टाइम लिमिट को फॉलो हुआ बिल्कुल, तो वो सब आपको रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी। एनएफआरए मॉनिटर एंड ऑडिटर प्रोग्रेस एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, यानी कि वही है कि मॉनिटर कर सकता है, यानी कि जो भी रूल्स वगैरह होंगे फॉलो नहीं हो रहे होंगे या फॉलो हो रहे हैं वो सब चेक करेगा, कोई प्रोग्रेस है ऑडिटर्स की वो चेक करेगा, और अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो एक एप्रोप्रिएट एक्शन भी ले सकता है। उसके बाद एनएफआरए में रिफर्स केस विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ सर्विस टू क्वालिटी रिलायबल बोर्ड, हाँ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को वो ट्रांसफ़र कर देगा केस। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या होता है, अब जैसे हम क्वालिटी सर्विस की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी सर्विस को ठीक कर रखने के लिए एक एनएफआरए के साथ साथ एक क्वालिटी रिव्यू बोर्ड भी है। तो वो क्या करता है कि देखता है कि अगर एनएफआरए से नहीं हो पाता, वो क्वालिटी को ठीक नहीं कर पाता है ऑडिटर्स की, तो उसको केस ट्रांसफ़र हो जाता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को, और वो हेल्प करता है ऑडिटर की किस तरीके से वो अपनी इम्प्रूवमेंट कर सके। एनएफआरए में भी सीक एक्सपर्ट असिस्टेंस, यानी कि एनएफआरए जो है एक एक्सपर्ट असिस्टेंट देता है ऑडिटर्स को, ताकि वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर सके और कोई भी तरीके की गलती ना हो सके, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या किसी भी तरीके के फ्रॉड ना हो सके। अब उसके बाद कुछ पावर्स आती हैं। पावर्स क्या होती हैं एनएफआरए की, किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर, पावर टू इन्वेस्टर्स ऑफ एनएफआरए, एनएफआरए के जो इन्वेस्टिगेट करने की वो है, इसको पूरा लिख लीजिए आप।
पावर टू इन्वेस्टिगेट NFRA, तो वो उसके बारे में बताता है। उसके बाद अदर सुओ मोटो, यानी कि जो पावर है उसके पास NFRA के पास, या तो वो खुद से क्या जाके किसी भी ऑडिटर का या ऑडिट फर्म का चेकिंग कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, या फिर CG किसी कंपनी या ऑडिट फर्म को कहे कि आप जाइए NFRA जाओ और उस ऑडिट फर्म का या उस ऑडिटर का इन्वेस्टिगेट करो क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, तो वो सब उसको कह सकता है। मैटर्स क्या क्या हो सकते हैं? मैटर्स यानी कि कोई प्रोफेशनल है, उसने किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट किया है, यानी कि कोई प्रोफेशनल फॉर्म में मिसकंडक्ट किया है या किसी और तरीके से मिसकंडक्ट किया है, यानी कि उसमें उसका नाम आ रहा है, उसकी जो पोस्ट है CA CS CA में जो भी ऑडिटर है उसकी पोस्ट रिलेवेंट हो रही है उस केस में, भले उसने उससे रिलेटेड ना किया हो, और या फिर किसी और तरीके का मिसकंडक्ट किया हो जिसमें उसके फॉर्म का नाम आ रहा है, तो उस सारी केस में वो चेक कर सकता है। NFRA इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन, NFRA तुरंत जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने। नो अदर इंस्टीट्यूट शैल बी, यानी कि जब NFRA जाएगा ना इन्वेस्टिगेशन करने, अगर उससे पहले वहाँ ICI इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कोई या SEBI कर रहा है, तो वो सब पीछे हो जाएंगे, वो आगे इन्वेस्टिगेशन अपना कंटिन्यू नहीं करेंगे, NFRA वहाँ से कंटिन्यू करेगा। कोई भी नो अदर इंस्टीट्यूट शैल इनिशिएट एनी प्रोसीडिंग्स इन सच मैनर्स, उन मैनर्स में जो ये इसकी प्रिस्क्राइब मैनर्स हैं, वो उन मैनर्स में कोई भी और इंस्टीट्यूट फिर इंटरफेयर नहीं कर सकता जब NFRA वहाँ पहुँच गया है। तो फिर उसके बाद प्रोसीडिंग्स इन सच मैनर्स द पावर, अब पावर क्या है इसकी, यानी कि जो NFRA के पास पावर उतनी है जितनी एक सिविल कोर्ट के पास है, यानी कि जो सिविल कोर्ट के पास पूरी पावर है ना, वो सारी पावर उसके पास है। उसके बाद डिस्कवरिंग एंड प्रोडक्शन अदर डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि NFRA क्या कर सकता है कि कंपनी से या ऑडिटर से किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट जो केस से रिलेटेड है वो मंगा सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट किसी को भी देखने को मनाही है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकता है। समन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिन ऑन ओथ, यानी कि वो किसी भी पर्सन को, कंपनी का, ऑडिट फर्म का या ऑडिटर को कह सकता है कि आप हमारे सामने प्रेजेंट हो, खुद से कह सकता है, उसको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा कि आप उसको बुलाओ तो हम इसको इन्वेस्टिगेशन करो आप, तो ऐसा नहीं है, वो खुद से NFRA के मेंबर्स खुद जा बुला सकते हैं कि आप आइए हमें आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन विटनेस, यानी कि जो भी विटनेस होंगे उनका एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा उसे। एक कमीशन का मतलब ये नहीं कि कमीशन पैसे दे के, यानी किसी भी तरीके के उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, वो सारी जो भी रिपोर्ट होगी, विटनेस तैयार करना होगा, यानी कि उस कंपनी ने क्या क्या गलतियां की है उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होगी, वो सबको एग्जामिन करके, या कोई कंपनी विटनेस ला रही है कि नहीं नहीं हमने कोई गलती नहीं की, हमारे पास ये ऑडिटर है, ये फर्म है, ऑडिट फर्म है जिसने हमारा ऑडिट किया, ये इंटरनल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिटर का तो वैसे भी कोई मायने नहीं होता, एक्सटर्नल का होता है, तो उन सब के बारे में उन सबको एग्जामिन करेगी, और अगर वो उन वहाँ पे भी उनको कोई शक होता है तो उसको भी रिपोर्ट बनाएगी। एक्शन बाय NFRA क्या क्या एक्शन ले सकती है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो NFRA क्या कर सकती है, प्राउड टू बी प्रोफेशन, या कोई प्रोफेशनल है या कोई अदर है जैसे कंपनी है, तो उनको क्या क्या लगेगा, सबसे पहले फाइन लगेगा, अगर कोई इंडिविजुअल होता है तो उसको 1 लाख और मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ फीस, यानी कि उसने कितनी फीस ली है उसके 5 टाइम्स तक का फाइन लगेगा। कुछ भी लग सकता है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि 1 लाख से लेके 5 टाइम्स ऑफ फीस तक कुछ भी लग सकता है। अगर कोई फर्म है तो उसको 5 लाख से लेके 10 टाइम्स ऑफ फीस तक कुछ भी लग सकता है। और डी बार यानी कि जो फर्म है ना, वो NFRA है ना, वो उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, उसकी जो रिपोर्ट है, मान लो CA है उसने कोई गलती की तो उसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकता है कि वो अगले कुछ टाइम तक के लिए अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर पाएगा। तो टाइम क्या है, वो 6 से 10 साल तक का टाइम दिया गया, या तो आपके 6 महीने का या तो 10 साल तक का आपको
ब्लॉक कर सकता है, आपको प्रैक्टिस करने से रोक सकती है एनएफआरए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, एनएफआरए गलत कर रही है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे पता है मैं सही हूँ, एनएफआरए गलत इल्ज़ाम लगा रही है या उनसे कोई गलती हुई है, तो उस केस में आपको आपके पास ऑप्शन है, जो अग्रीड पर्सन है वो अपील कर सकता है एनसीएलएटी में। एक तो हमने एलसीएलटी पढ़ा था, नेशनल लॉ कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो ये एनसीएलएटी है, ये क्या कहती है, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि ये उससे ऊपर आती है एक तरीके से समझ लो। तो इसमें जाके वो पर्सन या अग्री पर्सन जाके अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकता है, अपने आपको बेगुनाह साबित कर सकता है। वैसे एनएफआरए कर दे तो उसके बाद बेगुनाह साबित करने वाला बचा ही कौन, कोई रिपोर्ट ही नहीं बना पाएगा इतनी अच्छी, लेकिन आप वहाँ जाके अपील कर सकते हैं। ऑडिटर्स एलिजिबल फॉर इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि जो ऑडिटर्स होते हैं वो एलिजिबल रहते हैं किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन करना, उनको एलिजिबल रहना पड़ेगा वहाँ पे। एनएफआरए में अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉलोइंग कंपनीज। अब कंपनी किस किस कंपनी के ऑडिटर्स को कर सकती है एनएफआरए। अब सबसे पहले लिस्टेड, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि लिस्टिंग मेनली लिस्टेड कंपनी होती है सब, तो कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, चाहे वो इंडिया की लिस्टेड हो या आउटसाइड लिस्टेड हो, लेकिन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हो, वो तो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हो, लेकिन वो यहाँ लिस्ट हुई हो या बाहर लिस्ट हुई हो, वो कहीं किसी भी कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, उनके ऑडिटर्स का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, यूपीसी यानी कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 500 करोड़ है, टर्नओवर 1000 करोड़ है, और आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में भी वो कंपनी उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। उसके बाद सेबी नहीं है यहाँ, सेबी यानी उल्टा पढ़ो, आई इंश्योरेंस, बी बैंकिंग, ई इलेक्ट्रिसिटी, और एस जो है स्पेशल एक्ट वाली कंपनी है। मैंने यहाँ लिख रखा है टैग में कि आई इंश्योरेंस कंपनी, बी बैंकिंग, ई इलेक्ट्रिसिटी, और एस जो स्पेशल एक्ट वाली कंपनी है उनका भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड इन इंडिया एंड रेफरेंस बाय सीजी या एनएफआरए, यानी कि जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है सीजी की या एनएफआरए की मदद से, इस पे है कि कोई भी कंपनी अगर इंडिया में फॉर्म्ड हुई है तो उसे फॉर्म्ड होने के 15 दिन के अंदर एनएफआरए वन में एनएफआरए को एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, उसने किस ऑडिटर को अपॉइंट करा है, कौन सी फर्म से है, इंडिविजुअल है या फर्म को अडॉप्ट किया है या कोई और है, उसकी सारी डिटेल्स वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। तो उसके बाद बॉडी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, अगर वो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुआ है और उसकी सब्सिडरी या एसोसिएट है वो अबव मेंशन कंपनीज, यानी कि जो कोई भी सब्सिडरी या एसोसिएट है वो इंडिया की, और उसकी जो कंपनी जो भी मेनली कंपनी है उसकी सब्सिडी एसोसिएट मटेरियल है, यानी किसी भी तरीके का मैक्सिमम प्रॉफिट उसका एसोसिएट और उससे आता है सब्सिडरी से, यानी कि जैसे कोई 20% से मोर और 20% ऑफ कंसोलिडेशन। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ तो ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इसमें केस में क्या कहता है कि मान लो कि एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, इसकी एक सब्सिडरी है रिलायंस जियो, ठीक है, रिलायंस जियो। अब क्या है, इसकी 2-4 और कंपनी है ए बी सी, मान लो 4 कंपनी है इसकी सब्सिडरी। ये रिलायंस पूरा टोटल कमाता है 1000 करोड़, ठीक है, और ये कमाती है अकेले 1000 ज़्यादा हो गया, तो 1000 से ज़्यादा रखते हैं, 500 करोड़, ये 250 करोड़, और ये हो गया 250, और ये 150, और ये 100, ठीक है, ये हो गया ना 100, 250, फिर 250, 500 और 500, ये हो गया। तो अब यहाँ क्या कहती है कि कंपनी लॉ कहता है आपके जो भी मटेरियल में कितने आएंगे, जो जिनकी 20% मोर टर्नओवर हो, नेटवर्थ हो, और 20% और मोर क्या हो, कंसोलिडेशन नेट प्रॉफिट, यानी कि इन चारों का, इन सब का, रिलायंस का,
यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ 100 रखते हैं, 50 करोड़ रिलायंस का मान लेते हैं, ठीक है। इन सब का मिला के, और ये अकेले कमाती है 50, ठीक है, इन सब का होती है। अब ये एक रिलायंस लिस्टेड कंपनी है, अब लिस्टेड कंपनी है तो इसका तो होगा ही ऑडिट, तो इसके साथ साथ जो रिलायंस जियो है ना, उसके ऑडिटर्स का भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, क्योंकि वो उसकी 500 है, तो 20% देखा जाए 1000 का, तो 1000 का 20% 200 आएगा, 120% 20 करोड़ आएगा, 1000 इंटू 20%, हाँ 200 करोड़ आएगा, ठीक है, 200 ही है भाई, देखो 20% 200 करोड़, तो यानी कि वो इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, इसका कर सकती है, इसका कर सकती है, नहीं इन दोनों का नहीं कर सकती, क्योंकि इन दोनों के तो 100 करोड़ है नहीं है, तो ये इतने मटेरियल नहीं है, ये दोनों मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है कंपनी के। अगर ये कंपनीज बंद हुई तो रिलायंस इंडस्ट्री का पूरा लॉस होगा, बहुत अच्छे खासा लॉस हो सकता है, इसलिए वो होता है। तो वही यहाँ कह रखा है, कोई भी सब्सिडरी एसोसिएट है अबव मेंशन कंपनी, यानी कि कोई भी लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, या कोई भी हो, वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हो, बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, उससे मतलब नहीं है। अगर उसकी सब्सिडरी एसोसिएट बहुत 50% ऑफ नेटवर्थ और 20% ऑफ नेटवर्थ और 20% ऑफ कंसोलिडेशन इनकम से ज़्यादा कमाती है, तो उस केस में उसको भी जो है उसके भी इन्वेस्टिगेटर्स का सॉरी ऑडिटर्स का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा 132 पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस 132 में और नहीं है, मैं इसके चार्ट्स को अपलोड कर देता हूँ, इस पर भी आपको दिखा देता हूँ कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चैनल से, यहाँ से वीडियो से, और इसके कीवर्ड्स जो हैं अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसको आपको एक लिख के भेज दूंगा, ग्रुप में हमारे डाल दूंगा, और आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेबी की फुल फॉर्म क्या है इस केस में, एक्शन ऑफ नफरा क्या है, और बीसी क्या है, बीसी फॉर्म्ड इन इंडिया क्या है, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 135। सेक्शन 135 का भी चार्ट है, तो चार्ट को मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं, अभी मैं दिखा भी दूंगा, लेकिन आप उस चार्ट को रिवीजन के लिए रखिए और ट्राई कीजिए आप इसी नोट से रिवाइज करें, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम 135 कहता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कंपनीज जो है ना उनके लिए लॉ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तैयार करती है कि उन्होंने, मान लो किसी कंपनी ने किसी एरिया में बहुत सारे पेड़ काट दिए और पेड़ काट के वहाँ से निकल गई, वहाँ पेड़ कट गए, गंदगी फैल गई, बहुत कचरा हो गया, वहाँ का जो लिविंग एरिया था वो सब खराब होने लगा, इन्वायरमेंट खराब होने लगा। तो उस केस में लॉ कहता है कि आपको उस केस में आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको एक हर साल हर साल मैक्सिमम कंपनी को उसकी एक लिमिट है, वो हम चेक करेंगे, आपको एक CSR एक्सपेंडिचर करना होगा जो उस इंडिया में किसी भी कोई पुअर एरिया है, कोई नॉन लिविंग मतलब लिविंग एरिया है लेकिन वहाँ ग्रोथ नहीं है, इतनी ग्रो एरियाज़ हैं, वहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो उसको एक कमेटी बनानी पड़ेगी, उसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या एक्सपेंडिचर होगा, कहाँ करना पड़ेगा, क्या लिमिट रहेगी। तो सबसे पहले उसे एक CRR कमेटी बनानी पड़ेगी। कमेटी में बनाने के लिए कम से कम उसमें 3 से ज़्यादा डायरेक्टर होने चाहिए, मोर देन 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन और 3 में से अगर आप 3 रखते हो तो कम से कम एक डायरेक्टर तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब तो मैं तीनों इंडिपेंडेंट रख सकता हूँ, हाँ आप तीनों इंडिपेंडेंट रख सकते हो, 2 इंडिपेंडेंट रख सकते हो, 1 इंडिपेंडेंट रख सकते हो, लेकिन उससे कम नहीं रख सकते। उसके कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, किस केस में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख ही नहीं सकते, तो या तो आपकी कंपनी को रिक्वायर्ड ही नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, यानी कि आपकी कोई ऐसी कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है या कोई और कंपनीज हैं जिनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, 1% कंपनी है, अब उसमें एक ही डायरेक्टर होता है तो उसमें दूसरा डायरेक्टर आएगा कहाँ, क्या करने। तो उस केस में आप 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर रखिए और इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो भी चलेगा,
कोई प्राइवेट कंपनी है जिसमें 2 ही डायरेक्टर हैं, तो 2 ही डायरेक्टर है तो उसमें तीसरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएगा कहाँ से? तो उस केस में भी आपको 2 ही डायरेक्टर जो हैं वही कमेटी के मेंबर्स बन जाएंगे। तो उसके बाद फॉरेन कंपनी है, तो फॉरेन कंपनी पे हमें यहाँ का रूल तो अप्लाई होता नहीं है, वहाँ के कौन से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो पता नहीं। तो ये कहता है लॉ सेक्शन 135 कहता है कि आप किसी भी एटलीस्ट 2 पर्सन, एक तो जो 380 के हिसाब से हो और एक नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी। 380 यानी कि एक पर्सन इंडिया का मेंबर्स हो, उसके हिसाब से 380 के हिसाब से। अब आप इतना मत याद रखिए, आपको सिर्फ इतना याद रखिए कि 2 पर्सन जो भी कंपनी, इसको आप भूल जाइए, इसको मत याद रखिए। आप इतना याद रखिए कि 2 पर्सन जो कंपनी इनको अपॉइंट करे, फॉरेन कंपनी कहे कि आप इसको हमारी तरफ से डायरेक्टर मान लिया अपनी कंपनी का, तो उसे मानना पड़ेगा। उसके बाद आगे आता है एप्लीकेबल। अब ये एप्लीकेबल किस पे होगा कमेटी बनाने का? तो एक एप्लीकेबल होगा सीआरआर कमिटीज एवरी कंपनी नेटवर्थ इज 500 करोड़ और मोर, यानी कि जिनका 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो नेटवर्थ। नेटवर्थ की कैलकुलेशन कैसे होगी वो अभी हम देखते हैं। टर्नओवर जिनका 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, नेट प्रॉफिट जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा हो, वो सब हमारा, वो उन सबको सीआरआर कमेटी बनाने की ज़रूरत है। और ये कब का चेक किया जाएगा? ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर का ये सब देखना पड़ेगा। अब उसके बाद नेटवर्थ की कैलकुलेशन के लिए क्या करना है? तो नेटवर्थ की कैलकुलेशन के लिए 4 चीज़ें ऐड करनी है, 3 चीज़ें लेस करनी है, 2 चीज़ों को इग्नोर करना है। 432 4 चीज़ें इग्नोर ऐड करनी है, 3 चीज़ें लेस करनी है, 2 चीज़ इग्नोर करना है, एक नेटवर्थ आ जाएगा। तो 4 क्या क्या ऐड करना है? पेड अप शेयर कैपिटल, ऑल रिजर्व्स, P&L, सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि ये समझ लो इक्विटी एंड रिजर्व्स सारे ऐड करने हैं। और क्या लेस करना है? कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस है, कोई भी डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो ऐसा एक्सपेंडिचर जो अलग अलग एक करा एक बार में है लेकिन उसको अलग अलग ईयर्स में डिवाइड करके एक्सपेंस मान रहे हैं, तो अलग अलग ईयर का एक्सपेंस मान रहे हैं तो वो डेफर्ड एक्सपेंडिचर होता है। फिर मिसलीनियस एक्सपेंस नॉट राइट ऑफ, यानी कोई ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जिनको अभी राइट ऑफ ही नहीं हुआ, पुराना एक्सपेंडिचर लेकिन अभी उसका राइट ऑफ होना बाकी है और बैलेंस शीट में पड़ा है, तो उस केस में उसको भी लेस करना पड़ेगा। इग्नोर क्या करना है? रिवैल्यूएशन रिजर्व और राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एमलगमेशन, यानी किसी भी तरीके का एमलगमेशन से रिलेटेड या कोई भी रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं, कोई डेप्रिसिएशन है जो भी राइट ऑफ नहीं हुए, एमलगमेशन एक रिजर्व्स बनता है उसका भी, तो उस केस में वो भी इग्नोर करने हैं, तो हमारा नेटवर्थ आ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट यहाँ हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको हाईलाइट कर लेना होगा कि नेट प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहेगा, क्योंकि इस पे ना बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो एग्ज़ाम में आईसीआई क्या करेगा, आपको नेट प्रॉफिट और नेट आफ्टर टैक्स दे देगा। जब पहली बार इस पे क्वेश्चन आया था ना तो बहुत बच्चों का इस पे गलती हुई थी, तो आपको ये याद रखना है कि इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा हमेशा, ठीक है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर नहीं, क्योंकि वो दोनों देगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना, हमेशा बिफोर टैक्स लेना है। लेकिन उसके अंदर क्या नहीं रहेगा? किसी भी ओवरसीज़ ब्रांच का, यानी कि इंडिया के बाहर की किसी भी ब्रांच का प्रॉफिट है तो उसे ऐड नहीं करना, और कोई डिविडेंड आपको रिसीव्ड हुआ है तो उसको भी ऐड नहीं करना। तो उसके बाद एक्सेप्शन क्या है इसकी, यानी कि कौन सी कंपनी सीआरआर कमेटी नहीं बना सकती? तो अगर कोई कंपनी जिसका एक्सपेंस 50 लाख से कम है, यानी कि उसका एक्सपेंस ही 50 लाख से कम है, वो एक्सपेंस करती नहीं 50 लाख से ज़्यादा, तो उसको ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो कमेटी ना बनाए, वो नॉर्मल डायरेक्टर जो है वही सब संभाल लेंगे, क्योंकि छोटा से अमाउंट के लिए क्या कमेटी बनाना। सीएसआर कमेटी नॉट एप्लीकेबल, उनको एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसके बाद सीएसआर एक्सपेंडिचर देखते हैं। सीएसआर एक्सपेंडिचर क्या कहता है? सीएसआर एक्सपेंडिचर इफ एनी ऑफ द लिमिट नॉट मेट फॉर 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई 135, यानी कि हमने वहाँ लिमिट पढ़ी थी जो थी नेटवर्थ की 1000 और मोर, नेट प्रॉफिट की 5 करोड़ और मोर, और टर्नओवर की 500 करोड़ और 1000, टर्नओवर की 1000, नेटवर्थ की 500, और जो नेट प्रॉफिट है उसकी 5 करोड़ से ज़्यादा, तो वो अगर मीट नहीं करती कंटिन्यूस 3 ईयर्स तक। कंटिन्यूस 3 ईयर्स का क्या मतलब है कि यानी कि
जैसे फर्स्ट ईयर हुआ, फर्स्ट ईयर में 60 करोड़, सेकेंड ईयर में 70 करोड़ और थर्ड ईयर में 90 करोड़। ठीक है, अब इसका एवरेज चेक करते हैं। तो ये तो एवरेज तो वो आ जाएगा। अब ये देखो, ये डायरेक्ट क्या हो गया, मान लो ये नेट प्रॉफिट है। अब नेट प्रॉफिट यहाँ भी 5 करोड़ से ज़्यादा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये इसको बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नेट वर्थ, किसी कंपनी की नेट वर्थ है, या हमने नेट प्रॉफिट की बात किया, मान लो नेट प्रॉफिट उसका है ही नहीं उतना, नेट वर्थ से हम चेक कर रहे हैं। तो अगर किसी कंपनी का नेट वर्थ है 5 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़, मतलब 3 साल का अलग अलग है, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है। एग्जाम्पल है तो कितना इंक्रीज कर रहा है आप ये मत समझो। मान लो 5 था, फिर 50 हुआ, फिर अगले साल 100 हो गया। अभी कंटिन्यू 3 ईयर्स तक कोई भी एग्जाम्पशन नहीं हुआ, लिमिट को क्रॉस नहीं करी, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हुआ था, नेट प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूस 3 ईयर्स तक था, तो उसको बनाना पड़ेगा। लेकिन एक केस और ले लेते हैं हम, एक केस ले लेते हैं टर्नओवर पे। ठीक है, अगर किसी कंपनी का 1 2 3 3 साल तक कंटिन्यू टर्नओवर क्या है, टोटल 1000 है ना, तो पहले 1000 था, फिर 990 हो गया, फिर 800 हो गया, और फोर्थ ईयर में उसका 2000 करोड़ हो गया। ठीक है, फोर्थ ईयर में बढ़ गया। तब क्या हुआ, पहले तो लिमिट थी उसकी, उसके बाद 2 साल तक नहीं रही, लेकिन तीसरे साल फिर लिमिट आ गई। तो इस केस में क्या होगा, कंटिन्यूशन नहीं हुआ किसी भी 3 साल तक, या तो ये जो लिमिट से नीचे गए, अगर ये यहाँ भी लिमिट से नीचे 1000 करोड़ से नीचे आता, तो फिर ये यहाँ इन्हें कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ 2000 करोड़ हो गया नेक्स्ट ईयर। अब एक साल हुआ कम, दूसरी साल हुआ, लेकिन तीसरे साल तो लिमिट क्रॉस कर गई, तो इस केस में इन्हें कमेटी बनाना पड़ेगा। तो वही ये यहाँ कहता है, इफ़ एनी ऑफ द लिमिट, अगर कोई भी लिमिट नहीं मैट करती 3 साल तक, लगातार 3 साल तक अगर आप किसी भी लिमिट से ऊपर नहीं जाते हो, तो आपको 135 यानी कि CSR बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ कंपनी एक्सपेंड्स इन एवरी ईयर, तो आप देखना है कि कंपनी अगर बनाती है तो कितना उसे स्पेंड करना है, एटलीस्ट 2%, कम से कम 2%। आप 2% ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई करेगा नहीं, लेकिन आप 2% ज़्यादा भी कर सकते हो। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले 3 साल का जो भी नेट प्रॉफिट है, आपको उसके एवरेज लेके उसका 2%, कम से कम 2% निकालना पड़ेगा। आपको नॉर्मली 2% है रहेगा, यानी कि अगर क्वेश्चन में देता है तो ठीक है, नहीं तो आप समझोगे वो 2% ही दे रहा है, 2% का CRR बनेगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन है एक, देखो मान लो जैसे फर्स्ट ईयर में 60 है, सेकेंड ईयर में 65 है और थर्ड ईयर में 70 है। अब कंटिन्यू कितना है, 65 करोड़। अब 65 करोड़ इंटू 2% कितना आया, 1.3 करोड़। अब 1.3 करोड़ है, तो 1.3 करोड़ क्या है, वो लिमिट से भी ज़्यादा है। और जो एक लिमिट हमने पढ़ी थी 50 लाख का एक्सपेंडिचर वाली, तो 50 लाख का एक्सपेंडिचर वाली लिमिट पड़ी थी कि अगर हर साल 50 लाख से कम होता है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही यहाँ भी है कि यहाँ तो 50 लाख से वैसे भी ज़्यादा है, लेकिन जो सेकंड केस है 10, 12, 14 वाला, उसका 2% निकाल 24 ही लाख आता है, तो वहाँ पे आपको कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑफ CRR एक्सपेंसेस लेस देन 50 लाख। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इफ़ एक्सपेंसेस, यानी कि क्या होता है, कभी कभार हम कंपनी क्या करती है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा कर देती है, ज़्यादा नहीं करती तो कभी कम कर देती है, और कभी कुछ जगह से उसे सरप्लस हो जाता है। एक एक पॉइंट्स को हम देखते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल्स के साथ यहाँ लिख रखा है। मान लो कि CSR एक्सपेंस 100 करोड़ का है, तो उसने एक्सेस कर दिया 20 करोड़ का, यानी कि 120 खर्चे कर दिए, डेफिशिट कर दिया 30 का, यानी 70 ही खर्च किए, और उसे सरप्लस हो गया, यानी कि 100 तो उसने खर्चे किए, 50 करोड़ और उसे मिल गए। कहीं से, कहाँ से मिले उसके बारे में अभी हम देखते हैं। अब पहले एक्सेस का देखते हैं। तो सेट ऑफ इन नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगर आपने कोई भी एडिशनल खर्चा कर दिया है, खर्चा आपको 100 ही करना था, आपने 120 कर दिया, 20 का एक्सेस कर दिया, तो उस केस में आप उसको नेक्स्ट ईयर 3 ईयर्स तक सेट ऑफ कर सकते हो, यानी कि आपको अगले 3 साल तक अपने 20 करोड़ तक का कोई भी प्रॉफिट देना, यानी कि मान लो इस साल 100 करोड़ था, नेक्स्ट ईयर भी बना लेकिन 50 करोड़ ही बना,
जो हमने कैलकुलेशन की थी ना 2% के हिसाब से, तो उसके हिसाब से 50 करोड़ ही बना। तो उसमें क्या है, वो कंपनी कह सकती है कि 20 करोड़ का मेरा पिछला बचा हुआ था, इस साल मैं दे रहा हूँ, इस साल मैं सिर्फ 30 ही करूँगा, तो वो कंपनी को अलाउड है। लेकिन क्या हुआ, इस साल आ गया, इस साल CSR ही नहीं बना। अब कंपनी क्या करे, CSR नहीं बना तो ज़बरदस्ती तो बनाए नहीं सेट ऑफ करने के लिए। तो लॉ कहता है कि आप 3 साल तक, अगर आपका CSR किसी भी साल बनता है तो CSR 3 साल तक नहीं बना तो वैसे भी कंटिन्यूएशन कैंसिल हो जाता है, क्योंकि CSR बनाना ही नहीं पड़ता जब तक अगला लिमिट नहीं आएगा। तो 3 साल तक आप उसको आराम से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर 3 साल के बाद होता है तो आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर कोई डेफिशिएट होता है तो डेफिशिएट करने के, मान लो 30 करोड़ कम करे, खर्चा 100 करोड़ का करना था लेकिन खर्चा सिर्फ 70 का करा, तो उस केस में क्या होगा, वो जो फंड है ना, वो शेड्यूल 7 एक फंड होता है गवर्नमेंट का, उसमें ट्रांसफ़र करना होगा 6 महीने के अंदर, यानी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर आपको उसके अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट देखेगी वो किस तरीके का खर्चा करेगी उसका, बाकी आपको उसका फिर कोई लेना देना नहीं होगा। उसके बाद सरप्लस क्या होता है, मैं इसके एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लो एक कंपनी है, उसे एक बिल्डिंग बनानी थी। अब उसने बाहर एक, उससे पहले एक मंदिर बनवा दिया छोटा सा। अब मंदिर की दान पेटी में बहुत पैसा आ गया, 25 करोड़ आ गए, ठीक है। अब 25 करोड़ आ गए, बिल्डिंग अभी कंप्लीट ही नहीं हुई, बिल्डिंग बनी नहीं, तो जो उसका ओनर है वो कहता है 25 करोड़ मेरे हैं, तो मेरे बिजनेस के सामने मंदिर है, तो मतलब मेरे हुए, तो मैं इसको अपने इस पे खर्च करूँगा। या फिर मैं, ये हमारा एक्सेस हो गया, मैंने इसको ज़्यादा खर्च कर दिया, तो अब इसका मैं सेट ऑफ लूँगा, यानी कि जो 25 करोड़ थे उसको लिया और अपना एक्सेस बता के सेट ऑफ करने के लिए मांग लिया। तो लॉ कहता है कि पहली बात तो 25 करोड़ तुम्हारा बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ये 25 करोड़ ये अलग से कोई सरप्लस है, ये कोई बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। तो इस पहली बात तो आप इस बिजनेस इसको अपने पास रख नहीं सकते बिल्कुल भी, आप इसका यूज़ अपने पर्सनल चीज़ों के लिए नहीं कर सकते। या तो आप इसको इसमें डाल दो, आपको वहाँ सेट ऑफ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर चाहो तो इसमें डाल दो, नहीं तो आप शेड्यूल 3 के फंड 7 के फंड में डाल सकते हो। तब क्या कहते हैं, प्लग बैक टू द सेम प्रोजेक्ट, यानी कि जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको वो 25 करोड़ मिले, उससे पहले ये है कि नॉट अ बिजनेस प्रॉफिट। जो सरप्लस होता है बिजनेस प्रॉफिट नहीं होता ये वाला, ये अलग सरप्लस है जो एडिशनल किसी चीज़ की वजह से आया है उस बिजनेस के अंदर, यानी कि जो CSR का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस समय कहीं और से आया है हमें प्रॉफिट, तो वहाँ पे ये नहीं माना जाएगा बिजनेस प्रॉफिट। और फिर उसके बाद अगर आप उसको सेम में करते हो तो ठीक है, एक्यूमुलेट कर दो। एक्यूमुलेट क्या होता है उसके बारे में अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, तो वहाँ अच्छे से समझेंगे। तो अभी आप समझ लो एक्यूमुलेट कर दो या शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफ़र कर दो, बस यही है। प्लॉगिंग ऑफ सेम बिजनेस, यानी कि जो प्रोजेक्ट आप कंटिन्यू कर रहे हो उसी में डाल दो, आपको कोई एक्सेस नहीं मिलेगा उस पर, लेकिन आप उसमें डाल दो, या तो किसी एम्यूलेट कर दो। एक्यूमुलेट में के बारे में भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद या तो फिर शेड्यूल 7 के अंदर डाल दो। अब क्या कहते हैं, नॉट एक्सेस नॉट इंक्लूड सरप्लस, एक्सेस में कभी भी सरप्लस नहीं आएगा। अब इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक्चुअल CSR मान लो 80 करोड़ का है, यानी कि हमें खर्चा 80 करोड़ करना था, लेकिन हमने कितना कर दिया 140 करोड़, जिसमें 115 तो हमने अपने पैसे डाले, लेकिन जो 25 थे ना वो जो हमारा सरप्लस हुआ था वो डाल रखे हैं। तो देन ओनली 35 करोड़ इज एक्सेस 35 नहीं 15 है, ये 15 करोड़ एक्सेस है, 80 है ना, तो 35, हाँ सही है, सॉरी मैंने गलत समझ लिया, ये 35 नहीं है 35 ही है। 35 करोड़ इज एक्सेस अमाउंट एंड शैल बी सेट ऑफ इन नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो 35 है वो नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ होगा, लेकिन जो ये सरप्लस है 25 करोड़ का ये सेट ऑफ नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंस टू लोकल एरियाज एंड विद इन इंडिया। तो आप एक्सपेंस कहाँ कर सकते हो, लोकल एरियाज़ के अंदर, और इंडिया के अंदर कहीं भी आप एक्सपेंस कर सकते हो, लेकिन आप आउटसाइड इंडिया एक्सपेंस नहीं कर सकते, यानी कि आप बाहर जाके खर्चा कर रहे हो, उसके लिए आप CSR नहीं खर्चा कर सकते बाहर जाके,
CSR खर्चा नहीं कर सकते। एक्यूमुलेटेड क्या होता है? एक्यूमुलेटेड मतलब कि ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है, यानी जो अभी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या हो कुछ प्रोजेक्ट्स हो, बिल्डिंग विल्डिंग बना रहे हो आप, कुछ हॉस्पिटल वगैरह स्कूल वगैरह बना, तो उसमें बनने में टाइम लगेगा, 3 से 4-5 साल लगेगा। तो उस केस में लॉ कहता है कि ट्रांसफर विद इन 30 ईयर्स एंड द एंड ऑफ फाइनेंशियल स्पेशल अकाउंट। एक स्पेशल अकाउंट का नाम होता है अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट होता है। ये एक स्पेशल अकाउंट है। आप 30 दिन के अंदर जो वो सरप्लस है ना, उसको उसमें ट्रांसफ़र कर दो, या आपने जो भी अमाउंट स्पेंड नहीं किया उस साल उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दो। एट टू बी ओपन इन एनी शेड्यूल बैंक, कोई भी शेड्यूल बैंक में वो स्पेशल अकाउंट बन सकता है। अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट है। उस 30 दिन के अंदर वहाँ ट्रांसफ़र कर दो। and spent in the presence of obligation towards CSR within 3 years from the date of transfer। और या तो 3 साल तक उसको एक्सपेंस यानी कि अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तब उस अकाउंट से निकाल के अगले 3 साल तक जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट आपका कंटिन्यू वाला प्रोजेक्ट है 3-4 साल का, उस पर आप काम कर रहे हो, उस पर लगाओ। और आखिरी में अगर आखिरी में 3 साल के बाद भी आपके पास पैसा बच जाता है, सिर्फ 3 साल, आप उसके आगे नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते कि उसके आगे भी ले जाके हम अगले साल में खर्चा कर देंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको 3 साल का टाइम देता है, आप 3 साल में उस अमाउंट को खर्चा कर सकते हो जो भी आपका CSR बना था उस। और अगर फाइनेंशियल ईयर 3rd ईयर का फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद भी आपका पैसा बच जाता है, तो जो पैसा बचा है ना उसको 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर आपको शेड्यूल 7 फंड के अंदर डाल देना पड़ेगा। फिर आपको कोई लिमिट नहीं है कि अब कुछ कह रहे होंगे कि वहाँ तो 6 महीने था, अब यहाँ 30 दिन क्यों? क्योंकि हमने 3 साल तो पहले ही दे दिया है ना, 3 साल का टाइम तो पहले ही दे रखा है, या तो आप पहले ही ट्रांसफ़र कर दो, आपको खर्चा ही नहीं करना। तो लेकिन अगर आप वैसा नहीं कर रहे, अकाउंट में डाल रहे हैं उसको 3 साल आगे तक सेट ऑफ करने के लिए, मतलब कि अनस्पेंड है अमाउंट है और अभी आपका ऑनगोइंग बिजनेस है, तो उस केस में आप उसको 35 डेज के अंदर ही डालोगे। तो इसका एक टाइम लिमिट है, जैसे 2024 है, ये 31 तारीख है सारी, ठीक है, 31 मार्च, ऐसे याद रखना। 31 मार्च को 2024 को स्टार्ट किया था। इस साल का पूरा एक लमसम अमाउंट मान लो 100 मान लो, करोड़ लगा लो, लाख लगा लो, अरब लगा लो, वो मतलब नहीं है, 100 मान लो, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, लेकिन वो अमाउंट बच गया, कुछ 30 रुपये बच गया उसमें से। तो 30 दिन के अंदर यानी कि 30 अप्रैल तक क्या करना है कि वो अमाउंट को डिपॉजिट कराने देना है या ट्रांसफ़र कर देना है एक अनस्पेंड CSR अकाउंट में, ठीक है। और अगले 3 साल तक यानी 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28 और 28 से लेके 30 अप्रैल यानी कि 31 मार्च 2028 से 30 अप्रैल 2028 है, तो उसके बीच 30 दिन के अंदर आपको ये अमाउंट शेड्यूल 7 में ट्रांसफ़र करना होगा, शेड्यूल 7 के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। बस यही है आपका कि अगर आपका कोई भी अमाउंट अनस्पेंट है यानी कि कोई भी डेफिशिएट है या कहें तो सरप्लस है, तो उस केस में आप उसको एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए अगर आपका कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो, वरना आप डायरेक्ट शेड्यूल 7 के फंड में भी डाल सकते हैं। लेकिन आपका कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो आप एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, उसका नाम है अनस्पेंट CSR अकाउंट, और वहाँ से आप लेके अगले 3 साल तक उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 30 दिन के अगर ट्रांसफ़र कर दिया 30 दिन के अंदर, तभी आपका माइने होगा, लेकिन 30 दिन के बाद करें तो उस पर कोई भी अलाउड नहीं रहेगा। उसके बाद आप 3 साल तक उसको यूज़ कीजिए। अगर तीसरे साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में भी आपके पास पैसा बचता है, तो उसको भी आपको फिर शेड्यूल 7 के फंड में अगले 30 दिन के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या होता है। अब अगर इसका किसी ने फॉलो नहीं किया रूल, यानी कि रूल को जो 35 है उसका कंप्लायंस नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी कोई होगी तो उसे 2 टाइम्स ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफ़र, यानी कि जितना अमाउंट भी ट्रांसफ़र हुआ है, जितना अमाउंट भी तैयार हुआ है CSR का, और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर का फाइन लगेगा, और 1/10 ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफ़र, जो अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है उसका, और 2 लाख का विच एवर इज लोअर फाइन लगेगा OID ऑफिशियल इन डिफ़ॉल्ट को।
अब कुछ जगह प्रोविज़न है कि आप यहाँ पे CSR का एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। हमने देखा था कि कहाँ आप CSR का किस एरिया में नहीं कर सकते, यानी कि इंडिया में कर सकते हो, किसी लोकल एरिया में कर सकते हो, लेकिन आउटसाइड इंडिया नहीं कर सकते। अब यहाँ कर सकते, किसी एक्सपेंडिचर को आप नहीं यूज़ कर सकते अपने CSR एक्सपेंस के लिए। तो सबसे पहला आपका आता है, सबसे पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म है स्पेल बी FB। स्पेल FB आप चाहे तो याद रखो, अगर आपको याद रहते हैं तो मैं कहूँगा आप इसको याद मत रखो, आप डायरेक्ट नेम याद रखो, शॉर्ट फॉर्म याद रखने से कुछ नहीं होगा। तो आप मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि ये नहीं कि आप कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो वहाँ अपना नॉर्मल कोर्स का ही बिजनेस है वो उसी में एक्सपेंडिचर करे जा रहे हो CSR का, तो वो भी नहीं, वो अप्लाई नहीं होगा। एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया, यानी कि फॉरेन में करा या इंडिया के बाहर कोई भी एक्सपेंस किया तो वो भी अलाउड नहीं होगा। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने किसी स्पोर्ट्समैन को जो कि नेशनल या इंटरनेशनल प्लेयर है उसको आउटसाइड इंडिया भेजा ट्रेनिंग के लिए और उस पर कोई एक्सपेंडिचर करा तो वो अलाउड हो जाएगा, क्योंकि वो तो इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है ना, उसके इंडिया का ही ग्रोथ होगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, किसी अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए खर्चा कर रहे हो, अगर मैं अपने CSR का खर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग गरीब हैं इसलिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप लोकल एरियाज़ में जाके वहाँ खर्चा कर सकते हैं, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए खर्चा नहीं कर सकते। स्पॉन्सरशिप फॉर मार्केटिंग बेनिफिट, यानी कि ये नहीं कि आप एक, मान लो कि एक वो होने वाला था, क्या कहते हैं, सत्संग, और सत्संग के आपने प्रमोशन, सत्संग के बैनर लगवाए और बैनर के बगल में अपना लोगो लगवा दिया, अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स दिखा दिए, तो स्पॉन्सरशिप कर दी ना कि वो सत्संग के साथ आपका स्पॉन्सरशिप भी हो गया, तो उस केस में आप वो भी CSR का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। और लास्ट आता है एनी अदर एक्सपेंस, यानी कि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, यानी कि लॉ की ऑब्लिगेशंस, यानी कि लॉ ऐसी कोई चीज़ कहता है, कोई भी होता है, जैसे मान लो समंदर से जब तेल निकाला जाता है ना तो वहाँ एक गड्ढा किया जाता है और उस गड्ढे को बाद में फिल करना होता है, वो एक कंपलसरी है, वो लॉ कहता है आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैंने वहाँ गड्ढा भरने में CSR एक्सपेंडिचर करा है तो उस केस में उसको भी नहीं माना जाएगा CSR एक्सपेंडिचर। अब उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, यानी कि असेसमेंट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। कंपनी हैविंग CSR ऑब्लिगेशन मोर देन 10 करोड़ इन 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, यानी कि पिछले 3 साल में आपका अगर CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि आप कितना एक्सपेंस कर रहे हो वो 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ेगी। और वो क्या करेगा, जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो क्या करेगा कि जो भी प्रोजेक्ट है आपका 1 करोड़ का, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, उससे कम का नहीं, उससे कम का क्या ही खर्चा करोगे, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको चेक करेगा कहीं आप कोई गलत तो उसमें नहीं कर रहे या आप सही से कर तो रहे हो कुछ। और एक टाइम लिमिट भी है, ये नहीं कि आज एक्सपेंडिचर किया कल जाके बोला भाई तो मेरी जाके इंस्पेक्शन कर ले, असेसमेंट कर ले, वो कल गया साफ। मतलब एक मैं एग्जांपल देता हूँ, क्लीन गंगा फंड है, क्लीन गंगा फंड में आपने पैसा डाला और वहाँ जाके क्लीन करवाया, मतलब क्लीन वगैरह करवाया, क्लीन गंगा को वहाँ साफ सफाई कराई आज, और कल जाके अपने एजेंसी को कह दिया भाई तू कल जाके देख लियो मैंने साफ करवा दिया। तो ऐसा नहीं है, कम से कम 1 साल तक, क्योंकि एक दिन कराया तो नेक्स्ट डे तो क्लीन रहेगा ही ना कुछ, थोड़ा बहुत हो जाए बात अलग है, लेकिन क्लीन तो रहेगा ही। तो उसमें लॉ कहता है कम से कम आपके जिस प्रोजेक्ट को 1 साल या उससे ज़्यादा हो गए हैं उसी को आप असेसमेंट करा सकते हो। अंडरटेकिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि एक इम्पैक्ट असेसमेंट कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट थ्रो एंड इंडिपेंडेंट एजेंसी, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर करना पड़ेगा, और जो प्रोजेक्ट या आउटले 1 करोड़ से ज़्यादा का है और उसे 1 साल से ज़्यादा हो गया बने हुए करे हुए या एक्सपेंडिचर करे हुए या कोई इन्वेस्टमेंट मतलब बिल्डिंग वगैरह बने हुए, तो वो सब पे वो असेसमेंट कर सकता है, उस सबकी चेक कर सकता है, और अगर कोई गलती होने पे वो रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को दे भी सकता है। तो उसके बाद रिपोर्ट क्या रहेगी, यानी कि जो भी ये रिपोर्ट बनेगी ना, इससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट तैयार होगी,
कोई कौन सी एजेंसी ने बनाया है, कब बनाया है, वो सारी डिटेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी जाएगी। और जो एनुअल रिपोर्ट है CSR वाले खर्चा कब किया था, कब तक का चला, कब रिपोर्ट बनाया, सारा एक्सपेंस जो है वो एनुअल रिपोर्ट में आपको सबमिट करना पड़ेगा ROC को। कंसीडर एज CSR अप टू हायर ऑफ, यानी कि अब एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर कर रहे हैं तो उसे कुछ सैलरी वगैरह फीस वगैरह भी तो देनी पड़ेगी। तो लॉ कहता है ठीक है आप वो फीस दे दीजिए, हम आपको अलाउ करेंगे 2% ऑफ CSR एक्सपेंस, यानी कि आपने जो फीस वगैरह दिए इम्पैक्ट असेसमेंट करवाने के लिए तो उसका 2% या फिर 50 लाख, विच एवर इज हायर, उतने तक का आपको लिमिट मिल जाएगा। मान लो उसने 1000 करोड़ दिए थे, मतलब 1000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, उसने 1 करोड़ दिए थे। अब 1 करोड़ दिए थे तो 10 लाख 1 करोड़, और उसका 2% कितना आ गया 2 लाख। तो आप 2 लाख और 50 लाख, कौन सा ज़्यादा है 50 लाख, तो आप मैक्सिमम 50 लाख का एक्सपेंडिचर करवा सकते हो। 2% ऑफ CSR एक्सपेंसेस, सॉरी CSR एक्सपेंसेस आपका कितना है, मान लो 10 करोड़ का एक्सपेंस है आपका टोटल, उसका 2% कितना है 20 लाख, तो 20 लाख और 50 लाख। अगर आप 20 लाख तक की सैलरी दे 50 लाख तक की, विच एवर इज हायर 50 लाख तक की सैलरी देते हो तो आपको एक्सपेंस पूरा अलाउड हो जाएगा, आपकी जो P&L वगैरह वहाँ पे आप शो कर सकते हो। लेकिन जो उससे ज़्यादा दोगे तो वो अलाउड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक आता है कि एडमिन ओवरहेड, यानी कि कुछ एडमिन ओवरहेड्स एक्सपेंस भी देते हैं। अब कमेटी बनाएंगे, कमेटी वालों को भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, सैलरी वगैरह, वहाँ पे कुछ लोग काम करेंगे, उनके कुछ खर्चा आएगा। तो उस केस में लॉ कहता है आप उनके 5 करोड़ % तक एक्सपेंस कर सकते हो उस पर CSR एक्सपेंस, उससे ज़्यादा का CSR एक्सपेंस नहीं कर सकते। यानी कि जो CSR एक्सपेंस है उसका 5% तक आप उधर खर्चा कर सकते हो, जो भी आपके एडमिन ओवरहेड्स हैं। यानी कि एडमिन ओवरहेड्स एक तरीके कॉस्टिंग का वर्ड है, कॉस्टिंग में बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए जो बिजनेस है ना, जो CSR कमेटी है उसके हेड्स जो हैं या कोई भी मेन पार्ट है बिजनेस का, मेंबर्स के ग्रुप है, उन सब के जो भी खर्चा होगा उसका 5% तक का आप खर्चा यहाँ पे एग्जेम्प्ट करवा सकते हो। फिर उसके बाद CSR इम्प्लीमेंटेशन किस पे होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो सब देखेंगे। तो जैसे CSR इम्प्लीमेंटेशन, बोर्ड शैल इंश्योर दैट CSR एक्टिविटी आर अंडरटेकन बाय कंपनी इटसेल्फ, या तो कंपनी खुद करे या फिर वो थ्रू किसी के ज़रिए, किसके ज़रिए, किसी सेक्शन 8 फंड की कंपनी, यानी कि कोई फाइनेंशियल हेल्पर कंपनी है तो वो करे, यानी कि सेक्शन 8 कंपनीज जो फंड वगैरह करती है, एजेंसी वगैरह एंड क्या कहते हैं NGO वगैरह जो होती हैं उनके ज़रिए, कोई पब्लिक इंटरेस्ट की कंपनी है, मतलब कि कोई ऐसा बंदा है जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है, कोई कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है तो उसके लिए उसके ज़रिए करवा सकती है, या फिर कोई और रजिस्टर्ड एसोसिएट है उसके ज़रिए भी अपनी CSR एक्सपेंस को करवा सकती है। लेकिन कुछ कंडीशन है कि ये जो कंपनीज़ हैं वो ITA इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश होनी चाहिए, या फिर CG और SG द्वारा इस्टेब्लिश होनी चाहिए, या फिर जिनका पिछले 3 साल का कोई ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो। यानी ये नहीं कि अभी वो पिछले साल ही बन के आई थी और अब उसको ही दे रहे हैं हम काम करने के लिए CSR एक्सपेंस का, ऐसा नहीं हो। कम से कम पिछले 3 साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्ट या कोई और बॉडी AGM रिपोर्ट वगैरह सब होनी चाहिए ये। उसके बाद जो भी एंटिटी है ना, जो ये तीनों इनके बारे में हमने ऊपर बात की, वो रजिस्टर होंगे अपने आप को, उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आपको ये एक्सपेंस करना है तो उनको फॉर्म फाइल करना होगा CSR 1 और रजिस्ट्रार को सबमिट करना होगा। और वो रजिस्ट्रार जो CSR 1 है वो किसी भी प्रोफेशनल CA CS CMA जो प्रैक्टिस में है उनके साइन होंगे उस फॉर्म का, वो फॉर्म वेरीफाइड होगा। अब वो सारी डिटेल्स में उसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो सब देनी पड़ेगी। यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, फिर कंपनी को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिससे पता रहेगा कि ये कंपनी इस नंबर से है और ये कंपनी का वो करती है CSR एक्सपेंस करती है। जैसे कंपनी को भी एक नंबर मिलता है और सिन नंबर,
वैसे ही अगर कोई CSR एक्सपेंस करने वाली कंपनी है ना, उसको भी एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। शैल बी अबव एंटिटी, यानी कि ऊपर जो एंटिटी है उनको। कंपनी हैव कोलैबोरेट विद अदर कंपनी, यानी कंपनी जो है वो दूसरी कंपनीज के साथ मिल के भी बिजनेस कर सकती है, यानी कि रिलायंस है और अडानी है, तो वो चाहते हैं दोनों एक साथ मिलके कोई CSR एक्सपेंस करे, तो लोग कहते हैं आप करो, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक साथ करो, अलग अलग करो, लेकिन आपको रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट जो उनकी CSR एक्सपेंस की रिपोर्ट है, वो आपको दोनों को अलग अलग ही तैयार करनी होगी। आप भले ही एक साथ एक्सपेंस कर रहे हो, लेकिन रिपोर्ट दोनों को अलग अलग बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम देखेंगे ना कि आपने कितना एक्सपेंस किया, आपका कितना एक्सेस आ रहा है, या पता आप हमारे साथ कोई फ्रॉड करना चाह रहे हो मिल के, तो उस केस में आपको अलग अलग अपनी CSR रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमारा आता है लास्ट पॉइंट्स कुछ रह गए हैं, तो उसके बाद हमारा चैप्टर सेक्शन खत्म हो जाएगा। CSR एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स पे अब CSR एक्सपेंडिचर कैसे होगा? CSR एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एसेट्स, अगर मतलब कि कंपनी जो है वो क्या करती है कि CSR एक्सपेंस के नाम पे कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई लैंड खरीद लिया उस पे, या कोई लैंड खरीद के उस पर बिल्डिंग बनवा ली, तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई भी क्रिएशन या एक्विजिशन पे कैपिटल एसेट्स की तैयार करने पे या उसको एक्वायर करने पे कंपनी कोई भी खर्चा करती है, लेकिन अगर वो खर्चा सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या एसोसिएट के नाम पे होना चाहिए जिनको यूनिक CSR नंबर मिला हुआ है, यानी कि आप खर्चा करो, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन उस कंपनी का जो प्रॉपर्टी का नाम है ना, वो इनमें से किसी कंपनी के या किसी भी जिसको CSR का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है उनके नाम पर होना चाहिए, या कोई पब्लिक अथॉरिटी है तो उसके नाम पे भी आप कर सकते हो। उसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, जैसे जो कंपनी को है उसको फाइल करना होता है एनुअल रिपोर्ट CSR का हर साल का, और फर्निश रिपोर्ट किस में करना होगा, CSR 2 में तैयार करके AOC 4 यानी कि जो एनुअल रिटर्न का फॉर्म है उसके साथ सबमिट करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। हर घर तिरंगा एक कैंपेन चला था, उसके अंदर आप अगर कोई एक्सपेंस करते हो, या कोविड-19 जो एक्सपेंस था ना, कोविड-19 सेशन था उस समय था, अभी तो नहीं है, तो अभी तो कोई एक्सपेंडिचर करने कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उस टाइम जो था, उस टाइम जितना भी कोविड-19 से रिलेटेड जो भी खर्चा हुआ था वो सब CSR एक्सपेंस माना गया था। CSR कमेटी नॉट एप्लीकेबल इफ लिमिट्स नॉट एग्जिस्ट कॉन्सिक्यूटिव थी। अब मतलब वही जो हमने पढ़ा था कि अगर 3 साल तक आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो आप नहीं कर सकते, यानी कि मान लो जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ईयर है, पहले 2 साल तो कम थी लिमिट, लेकिन चौथे साल तीसरे साल क्या हुआ, लिमिट बढ़ गई। अब लिमिट बढ़ गई तो और चौथे साल फिर कम हो गई, तो अब ये कह रहे हैं 1 2 ये 3 साल हमारी लेस थी, नहीं, आपकी कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार 3 साल कम नहीं थी, तो आपको CSR कमेटी एप्लीकेबल रहेगी। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 132 135 खत्म हो गया है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 132 पे मेनली अभी तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, 1 या 2 ही क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ICAI वही देगी जो हम नहीं चाहेंगे, जो हम नहीं चाहेंगे कि ना दे वही देगी ICAI। तो आपको सेक्शन 135 132 को बहुत अच्छे से करना है, नोट्स मेरे बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, वीडियो आप देखिए, अच्छे से देखिए, आपको कोई डाउट है, कोई पॉइंट समझना है, आप मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे, मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा पक्का। आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप ये दोनों सेक्शंस को बहुत अच्छे से कीजिए, इसके क्वेश्चंस कीजिए ICAI की बुक से। आप कहें अगर मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, तो मैं इसके एक PDF इन क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड उनका एक PDF डाल दूंगा अपने ड्राइव में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं आपको CSR का एक चार्ट दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से चार्ट बना रखा है एक फाइनल रिवीजन के लिए। ये नहीं कि आप इससे पढ़ने लग जाओ, फाइनल रिवीजन के लिए ये चार्ट है, यानी कि जब आपका CSR वगैरह हो जाएगा, एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम के टाइम, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे एप्लीकेबिलिटी लिख रखी है, कमिटी, क्या एक्सपेंडिचर रहेगा, एक्सपेंस कहाँ करना है, क्या क्या प्रोविजन है, CSR एक्सपेंस एक्सिस डेफिसिट सरप्लस है, और एक्यूमुलेटेड इम्पैक्ट
उसके बाद यहाँ पे CSR इम्प्लीमेंटेशन और ये एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एसेट्स वगैरह है। तो फिर यहाँ डिफ़ॉल्ट आ जाता है और यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो हैं। उसके बाद यहाँ मैंने एडमिन ओवरहेड लिख दिया क्योंकि यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही थी, तो मैंने यहाँ एडमिन ओवरहेड लिख दिया, पॉइंट नंबर मार्क कर दिया 8। तो आप इसके हिसाब से देख सकते हो। इसकी भी PDF आपको मिल जाएगी, आप इससे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी चार्ट बना सकते हो ताकि आपको डिवाइस करने में खुद की फिज़िकल आपके पास रहे और आप उसको लिख सकते हो। बाकी आपको बहुत वीडियो पसंद आई होगी। बाकी सेक्शंस की वीडियो बहुत जल्दी आएगी, हो सकता है कुछ टाइम लग जाए मुझे, लेकिन आप बाकी पूरे कंप्लीट 9 चैप्टर की एक या 2 और वीडियो आएगी, उसमें हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पहले बना दिया है। तो आप इसकी रिवीजन कीजिए, 2 से 3 बार इसको पढ़िए और जितना हो सके इसके क्वेश्चंस को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।